अब फॉर्मल्डिहाइड क्या है भाई, तो इसके एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ये होता है संरचना। अब फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे तो उपयोग कहाँ करते हैं, तो जैव प्रतिदर्शी के रूप में करते हैं। अगर कोई जीव जंतु मर जाए तो उसको फॉर्मल्डिहाइड में डुबा के रख दीजिए, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, 200 साल 400 साल। अब हाँ, अब एक्सपायरी डेट है इसका। अब मान लेते हैं कि 70 साल में ये खराब हो जाएगा, तो 70 साल में टोटल फॉर्मल्डिहाइड फेंक दीजिए, नया फॉर्मल्डिहाइड डाल दीजिए, एक बाल भी नहीं गिरेगा अगर किसी डेड बॉडी को उसमें रखा जाए तो। लेकिन आजकल इसको ग्लव्स पहन के हाथ में लगा के मछली पे लगा दिया जाता है और मछली को बर्फ में दबा के दूर तक भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, आपको तो लगता है कि मछली बर्फ में से निकाल के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परेशानी कहाँ है भाई कि ये लीवर कैंसर उत्पन्न करता है। तो एलिफेटिक को दो भाग में बांट दिया गया। पहला सेचुरेटेड, जिसको हिंदी में कह सकते हैं संतृप्त, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। अब इसकी बात करेंगे तो इसके एक ही हिस्से हैं, आप आसानी से समझने की बात सोचें, ना कि भाषा पर ध्यान दें। एल्केन और इसका है एल्कीन और इसका है एल्काइन, ठीक। अब एल्केन किसको बोलेंगे, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड कहाँ हो, कार्बन कार्बन के बीच हो। एल्कीन किसको बोलेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड हो। कहाँ डबल बॉन्ड हो भाई, कार्बन कार्बन के बीच हो। एल्काइन किसे बोलेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। कहाँ, कार्बन कार्बन के बीच। एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। कार्बनिक यौगिक के नोमेनक्लेचर को हम लोग आज पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर मैट्रिकुलेशन से ही पढ़ा जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि रूल रेगुलेशन थोड़ा कम जानकारी लिया जाता है, थोड़ा कम पढ़ना है, मामूली कुछ कंपाउंड्स का नाम पढ़ लेना है, ज़्यादा रूल को डीपली नहीं पढ़ना है। 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा भास्ट मिलेगा, 12 में जाएंगे थोड़ा और भास्ट मिलेगा। हर तरह के कंपाउंड्स हैं जिनका नामकरण करना है। तो सबसे बड़ा सवाल कि कार्बन के यौगिक का नामकरण करें क्यों। तो जब पहले की बात करें तो कार्बनिक यौगिक, जैसे कि वैद्य जी थे तो पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, तो उसमें पहले देखा गया कि इसमें है क्या, तो पता चला कि इसमें कार्बनिक यौगिक है। तो इन यौगिकों को इन कंपाउंड्सों को हम लैब में कैसे बनाएं, तो लैब में बनाने की बात की गई तो लैब में बना ही नहीं। तो अंततः बर्जिलियस ने कहा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत दे दिया कि कार्बनिक यौगिक को लैब में नहीं बना सकते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाद में बहुत मेहनत के बाद वोहलर ने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया और तब से कार्बनिक यौगिक बनने लगे। लेकिन अब कार्बनिक यौगिक हैं कहाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर, तो वोहलर ने, एक सेकेंड, वोहलर ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया, जिसका सूत्र होता है NH2CO, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर बनाया जाए तो ऐसे बनाया जाता है। इसके बाद से कार्बनिक यौगिक बनाना शुरू किया गया। लेकिन पहले जो कार्बनिक यौगिक मिलते गए, जैसे पेड़ पौधे से, जीव जंतुओं से प्राप्त किए गए, तो उनका नामकरण 2-4 थे, 10 कंपाउंड थे, कंपाउंड की संख्या कम थी, तो उसके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर उसका नाम रखा गया या उसके विशेष गुण के आधार पर रखा गया। जैसे आप लाल चींटी की बात करें तो लाल चींटी को ग्रीक भाषा में कहते हैं फॉर्मिका। तो चाय पीने के दौरान या खाना खाने के दौरान कभी कभी लाल चींटी मुंह में चला गया होगा तो अंदाजा हुआ होगा कि खट्टा है। तो लाल चींटी से जो एसिड मिला उसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जिसके सूत्र की चर्चा करें तो HCOOH। अब इसको गहराई से जाएं, अगर एसिटिक एसिड है, ब्यूट्रिक एसिड है, मक्खन से प्राप्त हुआ, एसिटिक एसिड है, खट्टे और रसदार फलों से प्राप्त हुआ, तो फॉर्मिक एसिड का अगर रिडक्शन किया जाए तो क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या है भाई, तो इसके एक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ये होता है संरचना। अब फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे तो उपयोग कहाँ करते हैं, तो जैव प्रतिदर्शी के रूप में करते हैं। अगर कोई जीव जंतु मर जाए तो उसको फॉर्मल्डिहाइड में डुबा के रख दीजिए, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, 200 साल 400 साल।
अब हाँ, अब एक्सपायरी डेट है इसका। अब मान लेते हैं कि 70 साल में ये खराब हो जाएगा, तो 70 साल में टोटल फॉर्मल्डिहाइड फेंक दीजिए, नया फॉर्मल्डिहाइड डाल दीजिए, एक बाल भी नहीं गिरेगा अगर किसी डेड बॉडी को उसमें रखा जाए तो। लेकिन आजकल इसको ग्लव्स पहन के हाथ में लगा के मछली पे लगा दिया जाता है और मछली को बर्फ में दबा के दूर तक भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, आपको तो लगता है कि मछली बर्फ में से निकाल के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परेशानी कहाँ है भाई कि ये लीवर कैंसर उत्पन्न करता है। तो इसका चले डिटेल पहले नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो हम जैसे ही किसी एक कार्बन का सबसे बड़ा सवाल कि कार्बन इतना यौगिक बनाता क्यों है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका परमाणु संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 2 और 4 होता है, यानी कि बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता हो गई 4, यानी कि ये सहसंयोजक बॉन्ड बनाएगा अगर रासायनिक बॉन्ड से आप वाकिफ है तो, अन्यथा अगले क्लास में वो भी दिया जाएगा आपको। तो ये 4 संयोजकता है, तो ये सहसंयोजक बनाएंगे। तो कार्बन हमेशा अकेले नहीं रहता, हाइड्रोजन के साथ रहता है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ हैलोजेंस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो इतने के साथ ही कंपाउंड बनाते हैं। एक दो अपवाद तो सब में होगा, मिलेगा भी आपको। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि पहले हम हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बन इतना कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हुए लंबा श्रृंखला बना सकता है, शाखित श्रृंखला बना सकता है, यानी कि इसमें ब्रांच होगा, बंद श्रृंखला बना सकता है। ये अद्भुत गुण कार्बन में पाया जाता है। सहसंयोजक बॉन्ड बनाने के कारण, आकार छोटा होने के कारण, डी कक्षक नहीं होने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पे, तो इस तरह के कंपाउंड कार्बन बनाते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड की संख्या बढ़ जाती है। अब कार्बन के कंपाउंड की संख्या बढ़ेगी तो उनका सबसे बड़ा सवाल कि हम अगर इसको थॉरली देखना चाहते हैं कि भाई कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो इनका बदलाव क्या है और सबको अलग अलग क्यों पढ़ें, क्योंकि कार्बन अगर यौगिक बनाता है तो कार्बन में मामूली बदलाव आ जाए फंक्शनल ग्रुप का तो उसका मेरिट, प्रॉपर्टी, कलर सब बदल जाता है। जैसे देखें आप, एक कार्बन है, इस पे 4 हाइड्रोजन लगा दिया तो भाई इसका नाम मीथेन है। जहरीला गैस है, ज्वालक है, खाना बनाने वाले गैस में भी मीथेन हुआ करता है, और कहीं दलदल जगह पर भी मीथेन निकलता है, गन्ने के खेत में मीथेन निकलता है, कभी गड्ढे की खुदाई होती है, खदान की खुदाई, तो उसमें मीथेन गैस निकलने लगता है, तो कई मजदूर मर जाते हैं। अब हम इसके एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे OH लगा देते हैं तो इसका नाम मीथेनॉल है। नोमेनक्लेचर तो सिखाएंगे, अभी समझ लें कि क्यों इतने सारे कंपाउंड का अलग अलग नोमेनक्लेचर पढ़े, उनका विस्तृत जानकारी क्यों लें। कार्बन, एक ही कार्बन का कंपाउंड से मीथेनॉल है। अब मीथेनॉल क्या है, जहरीला शराब है, पीने से आदमी मर जाता है, अंधा हो जाता है, कम मात्रा में पीने पर, ज़्यादा मात्रा में पीने पर आदमी मर जाता है। अगर हम इस पर 1 क्लोरीन लगा दें तो ये क्लोरोमीथेन है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, विलायक के रूप में करते हैं। वैसे कंपाउंड को घोलते हैं जो पानी में नहीं घुलते। 2 क्लोरीन लगा दें, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ये भी विलायक के रूप में काम आता है। 3 क्लोरीन लगा दिया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। लेकिन इसका स्पेशल नाम क्लोरोफॉर्म भी है, जिसको सुंघा के बेहोश किया जाता है और इसी के आधार पर इसको सुंघा के बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इसका कुछ नुकसानदायक असर शरीर पे आता है, इसलिए इसके उपयोग को बंद कर दिया गया। अब दूसरा कंपाउंड उपयोग किया जाता है। अब जरा एक और लगा देते हैं, 4 क्लोरीन हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक के रूप में काम आता है, आग बुझाने के काम में आता है। अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ के 3 आयोडीन लगा दें तो इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। और IUPAC के द्वारा दिए गए रूल के अनुसार लिखेंगे तो ट्राई आयोडोमीथेन। ये क्या भाई, बड़ा मजबूत एंटीसेप्टिक है, कितना भी गहरा घाव हो 1 से 2 बार लगाओगे ठीक हो जाएगा। परेशानी कहाँ है कि बदबू ज़्यादा देता है,
तो इसके बदबू को कम करने के लिए और बदबू देने के कारण नहीं उपयोग करने के कारण अब आयोडीन के दूसरे प्रतिस्थापी कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। खैर, आप जान गए कि किस तरह से कार्बन का वाइड रेंज है। अब कहिएगा कार्बनिक यौगिक कहाँ है, तो जितने सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक के बने हुए हैं। एक दवा दुकान में प्रवेश करेंगे तो 70 से 90% दवाइयाँ कार्बनिक यौगिक है, जो नुकसान नहीं करती लेकिन हमारे जीवन की लंबाई को बढ़ाती है, हमें स्वस्थ रखती है, रंगीन जीवन देती है। हर रंग बिरंगा चीज कार्बनिक यौगिक होता है। अपवाद सब में है तो एक दो अलग हो सकते हैं, ये अलग बात है। तो खैर, अब देखिए हाइड्रोकार्बन को अध्ययन में सुविधा के लिए बांटना शुरू करते हैं कि कैसे बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें भारत के नहीं पूरे विश्व के हर कोने से रसायन के विद्वान लोग आए हुए थे। उन लोगों ने एक नियमावली निर्धारित किया, जिस नियमावली के आधार पर किसी कार्बनिक यौगिक का नाम रखा जाए और वो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में सुविधा हो और अध्ययन करने वालों को भी दिक्कत ना हो। IUPAC की बात की थी मैंने, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें उन लोगों ने तय किया कि हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण और वर्गीकरण किए जाएं। तो हाइड्रोकार्बन को 3 भाग में बांटा गया। देखते चले आप, बाकी सब डिटेल में दिया जाएगा आपको। 3 भाग में बांटा गया। पहला था एलिफेटिक, दूसरा था एलिसाइक्लिक और तीसरा था एरोमेटिक। सर ब्लैक यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए, इतने से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मामूली 10+2 तक की पढ़ाई आपको दी जा रही है। अब इसके साथ साथ एक और स्पाइरल कंपाउंड्स होते हैं और विषम चक्रीय होते हैं। अब इनके हिंदी की बात करेंगे अगर आप, तो साइंस पढ़ते हैं तो साइंटिफिक टर्म को अंग्रेजी में पढ़ना सीखें और उबे नहीं, घबराए नहीं। 2-4 बार लिखोगे आदत हो जाएगा और ये ही आसान लगेगा आपको। चूँकि नोमेनक्लेचर की बात है, केमिस्ट्री की बात है, तो अधिकांश भाषाएं ग्रीक भाषा का भी उत्पन्न है और अंग्रेजी का समावेश साइंस में अति जरूरी है। खैर, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, तो हम लाइन से चलते हैं। पहले एक को ख़त्म करेंगे फिर दूसरे पे बात करेंगे। तो एलिफेटिक की बात करें अगर, तो एलिफेटिक उसे कहते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, डबल बॉन्ड मौजूद हो और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। इसकी बात बाद में करेंगे। तो एलिफेटिक को 2 भाग में बांट दिया गया। पहला सेचुरेटेड, जिसको हिंदी में कह सकते हैं संतृप्त, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। अब इसकी बात करेंगे तो इसके एक ही हिस्से हैं, आप आसानी से समझने की बात सोचें, ना कि भाषा पर ध्यान दें। एल्केन, और इसका है एल्कीन और इसका है एल्काइन। ठीक, अब एल्केन किसको बोलेंगे? जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड कहाँ हो? कार्बन कार्बन के बीच हो। एल्कीन किसको बोलेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड हो। कहाँ डबल बॉन्ड हो भाई? कार्बन कार्बन के बीच हो। एल्काइन किसे बोलेंगे? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। कहाँ? कार्बन कार्बन के बीच। एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। अब इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। 3 हो गए। अब ये अप्लाई कहाँ होगा? तो कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं तो किसी कंपाउंड में कार्बन 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। कार्बन का संख्या बढ़ेगा और कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो उनका नाम भी बदल जाएगा। तो कौन सा? जैसे देखिए आप, अगर 1 कार्बन हुआ तो उसे मिथ कहते हैं, 2 कार्बन हुआ इथ कहते हैं, 3 कार्बन हुआ प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन हुआ ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन हुआ पेंट कहते हैं, 6 कार्बन हुआ
हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन हुआ, हेप्ट कहते हैं। इसके बाद की भी बात करें तो ये कोई नाम नहीं है, ये ग्रीक भाषा का गिनती है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, 100 तक जा सकते हैं आप। लेकिन आपको 7 पर कमांड है तो आप सबका लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर 12 का क्या, डाइडेक लिख दे क्या, आप लिख सकते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लें कि जितने बड़े कंपाउंड्स हैं, 12 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन, 16 कार्बन का, उनका स्पेशल नाम हुआ करता है, औद्योगिक नाम उसका अलग होगा। जैसे 17 कार्बन का आप लोग पढ़े थे मैट्रिक में, 11, 12 में भी पढ़ना है। साबुन बनाने वाला किससे बनाते हैं, एस्टेरिक एसिड से। कार्बन की संख्या कितनी थी, 17। तो उसको इस गिनती से कोई लेना देना नहीं, उसका स्पेशल नाम है, उसके आधार पर उसका नामकरण करेंगे। औद्योगिक नाम है, कमर्शियल नेम है। तो फिलहाल आप इतना नोट करें, इसके बाद इसके रूल को हम समझाते हैं। चलें तो आगे बढ़ाएं इसको, चलें अब इतना नोट कर लेते हैं अगर आप, तो हम अब ऊपर से चलते हैं फिर से। जैसे हम पहले एल्केन की बात करें या एल्कीन की बात करें, एल्काइन का बात करें, तो वो क्या है भाई, एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो एलिफेटिक की बात करें तो सीधे हम लिख लेते हैं भाई, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका सूत्र आपने लिखा था। तो सिंगल बॉन्ड की बात की गई थी, डबल और ट्रिपल की। तो सिंगल बॉन्ड तो एक कार्बन पर होगा, लेकिन डबल बॉन्ड एक कार्बन पे नहीं होगा। अब नामकरण की चर्चा करेंगे तो एल्केन दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, तो उसके नाम के अंत में ए नहीं जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड होगा तो ई नहीं जोड़ देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई नहीं जोड़ देंगे, प्लस कर देना है आपको। तो एक कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल तो होगा नहीं। अब एक कार्बन का कंपाउंड बनाएंगे तो सिंपली ये मीथेन होगा। अब सोचोगे मीथेन होगा क्या, नहीं। मिथाइन होगा क्या, नहीं। क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड कहाँ खोजना है, कार्बन कार्बन के बीच। तो हम 2 कार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमारा तीनों का एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो 2 कार्बन वाले का नाम क्या था भाई, इथ था। अब जैसा कि फार्मूला की बात की जाए तो अगर 2 कार्बन का बनाना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो n के जगह पर 2 रखना होगा। तो C2H2 गुने 2 जोड़ 2, आसान गुना और जोड़ है, C2H6। कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 4। चाहे डबल बॉन्ड हो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हर हाल में कार्बन के बॉन्ड 4 होंगे। तो हम लोग इसके बॉन्ड को बना के देख लेते हैं। हमने सिंगल बॉन्ड वाला बनाया था, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो हम दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ रखे, 3 हाइड्रोजन यहाँ रखे, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। अब बताइए आप, हाइड्रोजन 6 है हमारे पास, इस पर 1 हाइड्रोजन और बढ़ा देंगे तो इसका बॉन्ड 1 फालतू हो जाएगा, 4 ही होना चाहिए, और इस पर 1 कम हो जाएगा। आपके पास हाइड्रोजन 6 है, दोनों पर रख दिए। तो ऐसे स्थिति में इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का इथ और सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो क्या जोड़ना है, ANE, इसका नाम हो गया इथेन। अब 2 कार्बन का बनाना है डबल बॉन्ड वाला, तो इसका सूत्र तो मालूम है, CnH2n। n के जगह पर कितना रख दे, 2, तो C2H2 गुने 2 C2H4। क्या है भाई, अब बना के देख लेते हैं। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला लगाए थे, तो दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ रखा, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ रखा, इसका भी 4 हो गया। ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही हाइड्रोजन रखें, हाइड्रोजन को नीचे भी रख सकते हैं। कार्बन का बॉन्ड 4 ही होना चाहिए और हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। तो 2 कार्बन का आप गिनती के अनुसार लिख दिए, लेकिन आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसके नाम के अंत में ENE जोड़ दिया जाएगा, इथीन। ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो CnH2n-2, तो C2H2 गुने 2 माइनस 2 C2H2। तो दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, आप हाइड्रोजन को ऊपर लिख सकते हैं। फार्मूला में 2 बैठाना आसान चीज़ है। n के जगह पर 2 लेना है, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं 2 कार्बन का एल्काइंस बनाऊं,
तो 2 कार्बन का एल्केन कौन सा? इथाइन। 2 कार्बन का गिनती इथ होता है और ऊपर से जोड़ दिया मैंने YNE। क्यों जोड़ा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था। रूल कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ YNE जोड़ना है, तो जोड़ा गया। अब बाय द वे हम अगर फार्मूला भूल जाएं, पहले इतना नोट कर ले तो फिर ऊपर से चलते हैं। थोड़ा देर आप रोक लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, परेशानी होगा तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। इतना बना सकते हैं। चले आगे, बैठाते हैं इसको। अब देखो बाबू, फॉर्मेट के आधार पे इसमें अगर हम CnH2n+2 का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या, एक सूत्र याद रखो, CnH2n+2, इसमें जितने हाइड्रोजन होंगे उससे 2 हाइड्रोजन इसमें कम होगा और 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा इसमें। अब इसको अगर देखा जाए तो हम सोच लेते हैं कि हमें 3 कार्बन का बनाना है। क्या बनाना है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उसका नाम और संरचना क्या होगा? तो हमें फार्मूला को छोड़ दीजिए आप। 3 कार्बन की गिनती प्रूफ होती है। एल्केन कौन होगा? एल्केन वह होगा जिसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। कहाँ? कार्बन कार्बन के बीच। तो हम 3 कार्बन खींच लेते हैं, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दिए। दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है, यानी कि मेरा इरादा है एल्केन बनाने का। अब हमें गिन के हाइड्रोजन भर देना है। इसके कितने बॉन्ड? प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इसका देखिए 1 बॉन्ड हो चुका है, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसके 4 बॉन्ड हो गए। बीच वाले कार्बन पर ध्यान दीजिए, 2 बॉन्ड इसके ऑलरेडी हैं, 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन नीचे, इसका भी हो गया 4 बॉन्ड हो गया। ये बीच का जो बॉन्ड होता है ना, दोनों कार्बन के लिए लागू होता है। ये बॉन्ड है तो केवल इसका नहीं है, इसका भी है, तो इस पे भी 3 हाइड्रोजन रख दिए, इसके भी 4 पूरे हो गए, सबके 4 बॉन्ड पूरे। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 वाले को क्या बोलते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? ANE, प्रोपेन बन गया। अब ये प्रोपेन बना, अगर 3 कार्बन का डबल बॉन्ड वाला हुआ तो उसका नाम क्या होगा? प्रोप, और उसमें क्या जोड़ेंगे? ENE, प्रोपीन। लेकिन उसका संरचना क्या होगा? अब इसको गिन के भी लिख सकते हो। देखो कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 और 2 8। ये अणुसूत्र हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया। अब इसकी बात करेंगे डबल बॉन्ड का, तो प्रोपीन तो होगा ही। कैसे होगा? 3 कार्बन ले लेते हैं, एक जगह डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। कितने हो गए भाई? इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 2। इस पर 2 हाइड्रोजन रखेंगे तो इसका 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो चुके हैं? 3। 1 हाइड्रोजन रखा आपने, इसका 4 हो गया। ये जरूरी नहीं कि आप ऊपर ही रखें, इसको नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन गिनती हमेशा 4 होना चाहिए। अब नीचे हाइड्रोजन नहीं रख सकते हो अब, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड बढ़ के 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ 3 लगा देते हैं। कार्बन कितने भाई? 3। हाइड्रोजन कितना है? 6। 3 कार्बन का गिनती क्या होता है? प्रोप। और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इन। नाम हो गया प्रोपीन। अब आप बताइए कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 8। यहाँ कितने हो गए? 6। 2 हाइड्रोजन कम हो गया। आगे चलते हैं। 3 कार्बन ले लिए। अब ये मत सोचिएगा कि इधर ही बॉन्ड लगाना है, आप इधर भी लगा सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड लग तो गया। अब बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1। इस पर रखा 3, कितने हो गए? इसके 4 हो गए। इस कार्बन का 3 और 1 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो अब इस पर हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस कार्बन की बात करें तो 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड और लगा देते, इसका 4 हो गया। कार्बन कितने हुए भाई? 3। हाइड्रोजन कितना हुआ? 4। कितने हाइड्रोजन कम है इससे? 2। नाम क्या होगा? 3 कार्बन का प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड का आइन, प्रोपाइन। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अब ऐसे ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। अब देखिए, अब आगे की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ है उसको कम अंक देके गिनना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगेगा उसके आधार पर उसका नाम क्या होगा। तो पहले आप 7 तक जो दिए हुए थे उस पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाए, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन बनाए, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन बनाए, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन बनाए। प्रैक्टिस करें, फिर हम अगले क्लास में, अगले एपिसोड में आपको इसका फंक्शनल ग्रुप के साथ नोमेनक्लेचर बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप लगने पर उसका नाम क्या होता है, या डबल बॉन्ड किस स्थिति पर है तो उसका नाम कैसे बदलेगा। अब ब्यूटीन बनेगा
तो ब्यूटीन कैसा बनेगा भाई, ये 4 कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इसका नाम कुछ और होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो उसका नाम कुछ और होगा। तो ये नाम कब बदलता है, कैसे बदलता है, इसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो पहले 7 तक आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप की बात की जाएगी। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या परेशानी है, तो उसको फिर से अगले एपिसोड में सुधार के डाला जाएगा। आपको जो भी परेशानी हो केमिस्ट्री में उसको बोलेंगे तो उसको अगले एपिसोड में हम बता देंगे।